हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इन वीडियो सीरीज़ में हम इम्यूनोलॉजी के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। हमने इनेट एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में देख लिया एंड हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ लिया। हमने एंटीजेंस के बारे में पढ़ा, एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा, दोनों के इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा। और अब इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, जहाँ पे सेल्स ऑफ इम्यूनिटी के फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से जो सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं, वो जनरेट होते हैं और कैसे स्टेम सेल्स से सारे सेल डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जितने भी तरह के इम्यून सेल हैं वो स्टेम सेल से बन के आते हैं। पिछले वीडियो में हमने मैक्रोफाजेस के बारे में पढ़ा, मैक्रोफाजेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको देखे, मैक्रोफाजेस से रिलेटेड जो उनके फंक्शंस हैं उसके बारे में देखा, उसका एक्टिवेशन मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ा। और आज का जो वीडियो होगा वो होगा लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स के बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ा है लिम्फोसाइट्स के बारे में। जब हमने एडेप्टिव इम्यूनिटी पढ़ी थी उस समय लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कशन किया था कि बेसिकली दो टाइप के आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आप सबको पता है, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इन दोनों का क्या फंक्शन होता है इस बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो अपन बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में आज देखेंगे। टी लिम्फोसाइट को हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो बेसिक हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो टाइप्स के फंक्शन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। और इनका जो डिवीज़न होता है, बी लिम्फोसाइट के बारे में हमने देखा था कि ये जो डिवाइड करते हैं वो फर्दर प्लाज्मा सेल में डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये या तो मेमोरी सेल भी बनाते हैं या फिर प्लाज्मा सेल के थ्रू एंटीबॉडीज़ बना के फॉरेन पैथोजन को किल करते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने देख लिया था पहले। अब बी सेल के बारे में अपन, बी लिम्फोसाइट जो है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। ओके, सो लिम्फोसाइट आप जानते ही हो लिम्फोसाइट्स के बारे में। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों एक तरह से आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका सेंट्रल पार्ट है। ये आर सेंट्रल सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, दे आर सेंट्रल सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। ओके, दे आर सेंट्रल सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। ये तो आपको पता है ऑलरेडी लिम्फोसाइट्स के बारे में, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, क्योंकि पूरी की पूरी एडेप्टिव इम्यूनिटी है और जो भी एंटीजन या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो इन्हीं सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर बी लिम्फोसाइट नहीं होगा तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो एंटीबॉडी का पूरा प्रोडक्शन ही इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दे आर द सेंट्रल सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। इनके बिना इम्यूनिटी कंप्लीट नहीं हो सकती हमारी। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो सेल्स हैं दोनों के दोनों, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, अभी अपन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। जो जनरल इंट्रोडक्शन है लिम्फोसाइट्स का वो देख रहे हैं। तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। स्टेम सेल का जब डिवीज़न होता है तो स्टेम सेल के डिवीज़न के समय आपके लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं और लिम्फोसाइट्स डिवाइड होते हैं बी सेल और टी सेल में। पर जब लिम्फोसाइट बनते हैं तो वो एक ही जगह डिवाइड नहीं होते। अब आपके पास लिम्फोसाइट है और लिम्फोसाइट को बी सेल और टी सेल में जब कन्वर्ट होना है तो वो क्या करेंगे, स्टेम सेल से जो बाकी आपके इंफॉर्मेशन जा रही है तो कुछ सेल्स जो हैं, मतलब ये तो बोन मैरो में हो गया, बोन मैरो में इनका दोनों का फॉर्मेशन हो गया, बी सेल और टी सेल दोनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो गया। कुछ सेल जो है वो बोन मैरो से चले जाते हैं बाहर थाइमस में। थाइमस में जो सेल जाके मैच्योर होते हैं उनको अपन बोलते हैं टी सेल, और जो सेल इसी के अंदर बोन मैरो में ही रह के मैच्योर होते हैं वो होते हैं आपके बी सेल। ओके, एक डिफरेंस आपको पता चला, एक फंक्शन, कि जो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं प्रोडक्शन दोनों का बोन मैरो में होता है, दोनों प्रोड्यूस बोन मैरो में होते हैं, पर टी सेल जो है वो मैच्योर कहाँ होता है, थाइमस में, और बी सेल जो है वो मैच्योर होता है बोन मैरो में। इसी कारण से इनका नाम बी और टी सेल है। टी फॉर थाइमस
कहाँ मैच्योरेशन है इसका? थाइमस में। और बी फॉर बोन मैरो। ओके, तो ये चीज तो आपको समझ में आई कि टी सेल का मैच्योरेशन जो है वो थाइमस में होता है और बी सेल का जो मैच्योरेशन है वो बोन मैरो में होता है। ओके, ये चीज तो आपको पता चल गई। अब अपन आगे देखते हैं टी सेल और बी सेल के बारे में। तो अपन को पता चल गया कि क्या डिफरेंस है, दोनों का मैच्योरेशन कहाँ होता है और दोनों का प्रोडक्शन कहाँ होता है। ओके, अब अपन बेसिक आगे चलते हैं कि बी सेल का क्या बेसिक फंक्शन है, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में अपन जानते हैं। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा इनके प्रोडक्शन और मैच्योरेशन में। बी सेल का जो है वो प्रोडक्शन मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो में होगा और टी सेल का प्रोडक्शन बोन मैरो में होगा, पर जो मैच्योरेशन होगा वो कहाँ पे होगा? थाइमस में। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया। अब अपन बेसिक चलते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स पे। बी लिम्फोसाइट्स पे थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, ये ओरिजिनेट कहाँ होंगे? आप सबको पता है ओरिजिनेट भी होंगे बोन मैरो में एज वेल एज मैच्योर भी होंगे बोन मैरो में। तो डेवलप्स, या डेवलप्स की जगह मैं बोलता हूं, डेवलप्स की जगह आप बोल दो फॉर्मेशन प्लस मैच्योरेशन। ये दोनों ही कहाँ होगा इसका? बोन मैरो में। ओके, फॉर्मेशन बनना, मैच्योरेशन मतलब डेवलप होना, ये दोनों काम कहाँ पे होगा इसका? बोन मैरो में। ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। और ये एक बेसिक डिफरेंस भी और बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है, एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, कि बी और टी लिम्फोसाइट में एक बेसिक डिफरेंस है कि थाइमस में कौन मैच्योर होता है और बोन मैरो में कौन सा मैच्योर होता है। ओके, तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के अलावा, कि अब बी लिम्फोसाइट का एक फंक्शन अपन को पता चल गया। आगे अपन चलते हैं कि टोटल जो लिम्फोसाइट्स हैं तो दे अकाउंट अबाउट 20% of total lymphocyte. They account about 20% of total lymphocyte. जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं उसका 20% जो पोर्शन है वो बी लिम्फोसाइट ही होंगे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक अबाउट बी लिम्फोसाइट्स। टोटल जितने भी लिम्फोसाइट्स होंगे उसमें 20% जो है वो बी लिम्फोसाइट ही रहेंगे। ओके, अब उसके आप देखते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट्स है उसके सरफेस पे कई रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। उसके सरफेस पे कई रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वो रिसेप्टर्स जो कि एंटीजन को उसके ऊपर बाइंड करवाते हैं। आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो टी सेल है वो एंटीजन को लेके बी सेल के पास जाता है और टी सेल जो है मैसेज ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि टी सेल जूनियर है और बी सेल सीनियर है। तो टी सेल मैसेज ट्रांसफ़र करता है। मैसेज ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है? जो एंटीजन उसके पास है उसको ट्रांसफ़र करके बी सेल के पास पहुंचा देगा। तो बी सेल को इसको रखने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, कोई पोर्शन तो होना चाहिए, वही जो है वो रिसेप्टर साइड है बी सेल का। ओके, ये रिसेप्टर साइड या इसके सरफेस पे हमेशा प्रेजेंट होते हैं इन एंटीजेंस को कैरी करने के लिए। ओके, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसको एंटीबॉडी जब फॉर्म होता है, बी सेल एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं। अब एंटीबॉडीज जो फॉर्म करते हैं उसमें सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं? ये है कि जो फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म इज फर्स्ट एंटीबॉडी forms by B cell is इम्यूनोग्लोबुलिन M। इम्यूनोग्लोबुलिन M के बारे में ही मैंने बताया था ना कि ये सबसे बड़ा लिम्फोसाइट होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन M जब अपन ने GAMED गेम्ड पढ़ा था तो उसमें था बी सेल इज। अब जो सबसे पहले बी सेल क्या कहते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है वो कौन सा होता है? IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। और इम्यूनोग्लोबुलिन M जब सिंथेसाइज हो जाता है उसके कुछ दिनों के बाद आफ्टर फ्यू डेज
आफ्टर फ्यू डेज इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले कौन सा बनता है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम, और उसके कुछ दिन के बाद आफ्टर फ्यू डेज इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज फॉर्म्ड, या फॉर्म की जगह आप लिख सकते हो सिंथेसाइज। ओके, सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा बना? एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन एम, और उसके कुछ दिनों के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन जी का सिंथेसिस होता है। ओके, अब इसके बाद एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि जो बी सेल है उसको एक्टिव होने के लिए एक स्टिमुलाई की ज़रूरत होती है। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बी सेल एक्टिव नहीं होगा और वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करेगा। अब वो स्टिमुलाई, वो इंफॉर्मेशन चाहे वो टी सेल से प्राप्त करे, चाहे वो मैक्रोफेजेस से प्राप्त करे, चाहे किसी और सेल से प्राप्त करे, पर उसको एक स्टिमुलस, एक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है फर्दर एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। तो बी सेल जो है, B cells must get a signal to get activated and form, and for the formation of antibodies. ओके, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन या एंटीबॉडी के सिंथेसिस के लिए बी सेल का किसी न किसी स्टिमुलस को प्राप्त करना ज़रूरी है। कोई स्टिमुलस, कोई इन्फॉर्मेशन बी सेल को जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। अब वो स्टिमुलस वो जो स्टिमुलस है वो आइदर कम्स फ्रॉम टी सेल और मैक्रोफाजेस। वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है, टी सेल से भी आ सकती है, मैक्रोफाजेस से भी आ सकती है, कहीं से भी आए इन्फॉर्मेशन पर आना ही है। बिना इन्फॉर्मेशन के बी सेल एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, ये चीज़ें तो आपको समझ में आई। होप कि इसको आप नोट करते जा रहे होगे अपने साथ साथ कॉपी में भी। ओके, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। अगर आपको नोट करने के लिए टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ओके, बट इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट ज़रूर करो आप। ओके, उसके बाद ये जो सारे फंक्शन है ये तो हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो बी सेल है ये एक तरह से APC भी है। मैंने APC आपको पहले भी कई बार बता दिया है कि APC क्या होता है। दे आर APCs, that means they are antigen presenting cells. What are they? They are antigen presenting cells. ये भी जो सेल्स हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, उसके अलावा सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं। ये सारे हैं बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होते हैं ये आपको पता है। आपको नहीं पता अगर तो प्रीवियस वीडियोस देखिए इम्यूनोलॉजी के, उसमें आपको APCs का मतलब पता चलेगा। ओके, आगे अपन बढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। अब अपन इसके टाइप्स के बारे में देखें तो नॉर्मली देखा जाए तो जो आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं वो टोटल 7 तरह के होते हैं। दे आर ऑल ऑफ 7 टाइप्स। अभी आपको तो पता होगा, एक है आपका मेमोरी बी सेल, आपको एक पता होगा प्लाज्मा, और आपको एक पता होगा रेगुलेटरी। आई थिंक इन 3 के बारे में शायद आपको पता होगा। एक तो आपको मेमोरी बी सेल पता चल गया, दूसरे आपके प्लाज्मा सेल्स हैं, तीसरे आपके रेगुलेटरी बी सेल्स हैं, ओके, ये 3 के बारे में तो आपको पता होगा। अब इसके बाद एक और सेल्स हैं जिनके बारे में आपको पता करना ज़रूरी है, दैट इज़ प्लाज्मा ब्लास्ट। अब प्लाज्मा ब्लास्ट जो है ना वो लिम्फोसाइट जो बी सेल है और एंटीबॉडी है, बी सेल और एंटीबॉडी के बीच में एक बनता है वो प्लाज्मा सेल। मैंने पहले ही बताया था कि डिफरेंशिएट होता है, जो बी लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट होता है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। पर प्लाज्मा सेल बनने से पहले उसको प्लाज्मा ब्लास्ट बनना ज़रूरी है, प्लाज्मा ब्लास्ट में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं फॉलिकल बी सेल,
फॉलिक्यूलर बी सेल्स, उसके बाद मार्जिनल जोन बी सेल्स, follicular B cell, marginal zone B cell, and finally is B1 cells. B1 cells. तो ये टोटल 7 टाइप के आपके B cells हैं. Total of 7 types of B cell that are memory B cell, plasma B cell, regulatory B cell, plasma blast, follicular B cell, marginal zone B cell and B1 cell. आई थिंक सबसे पहले इसी को पढ़ाना चाहिए था, प्लाज्मा ब्लास्ट के बारे में, क्योंकि प्लाज्मा ब्लास्ट के बाद ही प्लाज्मा सेल आपके बनते हैं. ओके, तो इनको बारी बारी से अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो इनके सेल्स हैं, बी सेल के जो टाइप्स हैं इतने सारे, उनके क्या क्या फंक्शन है. ओके, अब इनको अगर अपन डिस्कस करें तो बी सेल जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है. आपका बी लिम्फोसाइट है, बी सेल. ओके, तो बी सेल अलग अलग जगह डिवाइड हो रहा है, अलग अलग सेल में. तो बी सेल का जो डिवीज़न है वो अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ हो रहा है. एक तो आपको पता है कि प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा ब्लास्ट और रेगुलेटरी सेल, ये 3 तो आपको पता है. तो सबसे पहले इन 3 में डिवीज़न करते हैं इसका, बी सेल का. एक तो आपको पता है प्लाज्मा ब्लास्ट. ओके, एक आपको पता है प्लाज्मा सेल. उसके बाद आपको पता है रेगुलेटरी बी सेल. ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपन देख लें रेगुलेटरी के बाद. आई होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा. रेगुलेटरी बी सेल के बाद B1 सेल, B1 सेल. ओके, दिस इज 1 B1 सेल. ये सारे 4 हैं. 4 के बाद और भी हैं, उसको अपन यहाँ पे नीचे लिख के उनके पॉइंट्स लिखेंगे एक एक करके. प्लाज्मा ब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, रेगुलेटरी B1 सेल. उसके आगे कौन कौन से हैं? मेमोरी और मेमोरी MZ, मतलब मेमोरी MZ और फॉलिक्यूलर. यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे आपकी मेमोरी सेल, यहाँ पे अपन नीचे लिखें तो फॉलिक्यूलर सेल मीन्स फॉलिक्यूलर बी सेल्स. और उसके बाद अपन ने कौन सा देखा था फॉलिक्यूलर बी सेल के बाद? मार्जिनल जोन सेल्स, मार्जिनल जोन बी सेल्स. ओके, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं. मार्जिनल जोन सेल्स. ओके, सो ये टोटल 60 टाइप के बी सेल्स है आपके. अब प्लाज्मा ब्लास्ट जो है ना, प्लाज्मा ब्लास्ट एक शॉर्ट लिविंग सेल है. शॉर्ट लिविंग मतलब क्योंकि इसको प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होना है, ये इनिशिएट हो चुका है प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने को. तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने प्रोजेनेटर सेल बताया था कि प्रोजेनेटर सेल क्या होता है, किसी में भी कन्वर्ट हो जाता है. बट यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट कि अब ये लिम्फोसाइट था, लिम्फोसाइट से बी लिम्फोसाइट बना, बी लिम्फोसाइट से ये प्लाज्मा सेल भी बन सकता था और ये मेमोरी सेल भी बन सकता था. पर अब ये प्लाज्मा सेल से प्लाज्मा सेल बनने के लिए इनिशिएट हो चुका है, तो अब ये प्लाज्मा सेल ही बनेगा आगे जाके. तो प्लाज्मा ब्लास्ट जो है वो बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल के बीच की एक कड़ी है, बीच का एक पोर्शन है जहाँ पे प्लाज्मा ब्लास्ट कहलाता है. ओके, शॉर्ट लिव्ड. उसके बाद जनरेट एंटीबॉडीज, मतलब ये कम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, लेस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और वीकर एंटी एफिनिटी होगा इसका एंटीजन से. प्लाज्मा ब्लास्ट के बारे में आप लिखो शॉर्ट लिव्ड और जनरेट लेस एंटीबॉडी एंड लो एफिनिटी
विथ एंटीजेंस। कम आपका शॉर्ट लिविंग होगा, कम उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होगा, और लेस एंटीबॉडी, कम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये फर्दर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होने वाला है। तो एफिनिटी जो है एंटीजन से इसकी बहुत कम होगी, एंटीजन से इसका इंटरेक्शन बहुत कम होगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा सेल में तब तो इसका एफिनिटी होगा ही ज़्यादा, बट तब तक के लिए जब तक ये प्लाज्मा ब्लास्ट, इसकी एफिनिटी बहुत कम रहेगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लाज्मा सेल्स के बारे में। ओके, अब प्लाज्मा सेल्स जो है वो कैसे होता है? प्लाज्मा सेल बनेगा कब? जब कोई ना कोई टाइप का, किसी न किसी टाइप का एक्टिवेशन सिग्नल मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक्टिवेशन के लिए। तो फॉर्म्ड बाय टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन, इसके बारे में अपन देखें तो फॉर्म्ड बाय टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन मतलब कि टी सेल पे डिपेंड, क्योंकि टी सेल मैसेज प्रोवाइड करेगा, तो टी सेल पे डिपेंड होकर जो बी सेल एक्टिवेट होता है उस टाइप का एक्टिवेशन ये होगा, उससे प्लाज्मा सेल बनेगा। ये लॉन्ग लिव्ड सेल्स होते हैं, दे आर लॉन्ग लिव्ड सेल्स। लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी इनकी इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा ब्लास्ट। उसके आगे अपन देखते हैं ये जो जनरेट करेंगे बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे और हाई एफिनिटी होगी एंटीजन से। ओके, जनरेट हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज एंड हैव हाई एफिनिटी विथ एंटीजेंस। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और एंटीजन से जो है इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। एंटीजन से इंटरैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे एंटीजन से इंटरैक्ट करेंगे एंटीबॉडी का सिक्रीशन कर देंगे, एंटीबॉडी रिलीज कर देंगे जो कि एंटीजन पे एक्ट करेगा और एंटीजन को किल कर देगा या फॉरेन पैथोजन को किल कर देगा। प्लाज्मा सेल के बारे में पता चल गया, प्लाज्मा ब्लास्ट के बारे में पता चल गया। अब रेगुलेटरी सेल के बारे में देखते हैं, जिसको बी सप्रेसर सेल भी बोलते हैं, बी रेगुलेटरी सेल भी बोलते हैं, बी सप्रेसर सेल भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है? दिस सप्रेस बी सेल एक्टिविटी बाय सिक्रेटरीन इंटरल्यूकिन्स। इट सिक्रीट्स, इट सप्रेस, इट regulates B cell activity by secreting interleukin। by secreting इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन के बारे में हमने पढ़ा था, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2, इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा था ना। तो इंटरल्यूकिन जो है उसका सिक्रीशन करेगा रेगुलेटरी बी सेल। ओके, और ये जो है टी सेल सप्रेसर जो है, ये टी सेल रेगुलेटर उसको भी एक्टिवेट करेगा या उसको भी प्रमोट करेगा टी सेल की एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए। ऑल्सो प्रमोट T cell regulator to stop T cell activity। मेन बात है कि बी सेल और टी सेल की जो एक्टिविटी है वो तो लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए ना, हमेशा तो नहीं चाहिए। तो टी सेल को कभी ना कभी स्टॉप भी करना पड़ेगा। अगर टी सेल सिग्नल प्रोवाइड करता जाएगा बी सेल को तो बी सेल एंटीबॉडी बनाता जाएगा। पर जब एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं होगी और फिर भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता रहेगा तो वो हमारे अंदर एलर्जी के रूप में वो इकट्ठा हो जाएगा, वो हमारे लिए एलर्जिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इनके जो रेगुलेशन भी ज़रूरी है टी सेल और बी सेल के एक्टिवेशन का, कि इनका एक्टिवेशन टाइम पे ही हो और जब ज़रूरत ना हो तब इनको डीएक्टिवेट रखा जाए, तब उनको उस समय फंक्शनल ना रखा जाए। ओके,
और नेक्स्ट अपन बात करते हैं B1 सेल के बारे में। अब ये B1 सेल जो है वो प्लूरल और आपके पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद होती है, ओके। और ये भी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, पर बहुत मॉडरेट फॉर्म में। मॉडरेट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ओके, ना ज़्यादा ना कम। तो दे जनरेट मॉडरेट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ या जनरेट मॉडरेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़, जनरेट मॉडरेट amount of antibody, they generate moderate amount of antibody, okay। तो आपको प्लाज्मा ब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, रेगुलेटरी सेल और B1 सेल के बारे में तो पता चल गया क्या क्या फंक्शन है इनके। अब अपन देखते हैं मेमोरी सेल, फॉलिकुलर सेल और मार्जिनल जोन्स के बारे में। मेमोरी सेल को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल सी अबाउट फॉलिकुलर एंड मार्जिनल सेल। मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में, और अपन फिर बारी बारी से इन 3 सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ओके ओके। सो वी विल डिस्कस अबाउट नाउ फॉलिकुलर सेल्स, मार्जिनल जोन सेल्स एंड फॉलिकुलर मार्जिनल जोन सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। इतना सफिशिएंट है। अभी अपन को डिस्कस करना है फॉलिकुलर सेल्स और डिस्कस करना है मार्जिनल जोन सेल्स। तो फॉलिकुलर बी सेल्स जो हैं या फॉलिकुलर, इनको B2 सेल्स भी बोलते हैं। B1 सेल्स तो वहाँ पे देख लिया अपन ने, इनको B2 सेल भी बोलते हैं, वो B1 ये B2। तो इनके बारे में अब डिस्कस करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन बी सेल है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले। तो मोस्ट कॉमन बी सेल, सबसे कॉमन बी सेल है, ओके, मोस्ट कॉमन बी सेल। और ये जो है मोस्ट कॉमन है और सर्कुलेट इन ब्लड और इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये कहाँ सर्कुलेट होंगे या कहाँ पाए जाएंगे? सर्कुलेट इन ब्लड और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, दैट इज लिम्फ नोड्स या स्प्लीन में पाए जाएंगे, ओके। उसके बाद दे जनरेट हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी विथ हाई एफिनिटी टुवर्ड्स एंटीजेंस। बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और एंटीजन के प्रति इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ओके। ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको B2 सेल्स के बारे में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स मार्जिनल सेल्स। अब जो मार्जिनल सेल्स जो है वो स्प्लीन में मिलेंगे और सबसे पहले एंटीजन से फाइट यही करेंगे। दे फाउंड इन spleen, okay, they found in spleen and they are the first ones to fight against antigen, first one to fight against antigens। एंटीजेंस के खिलाफ फाइट करने वाले सबसे पहले जो आपके बी सेल्स होंगे वो मार्जिनल जोन सेल्स ही होंगे, MZ सेल्स ही होंगे, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको रब करूँ, मिटा दूँ। फॉलिकुलर सेल एंड मार्जिनल सेल आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन चलते हैं। इसके बाद फॉलिकुलर और मार्जिनल सेल के अलावा B2 सेल हो गया, B1 सेल हो गया, मार्जिनल सेल हो गया। अब अपन देखते हैं फाइनल एंड लास्ट, दैट इज़ योर मेमोरी सेल्स।
मेमोरी सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि मेमोरी सेल्स क्या होते हैं और इनका बेसिक फंक्शन क्या है। तो बेसिक अपना क्लियर है मेमोरी सेल के बारे में कि ये करते क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उससे ज़्यादा पढ़ना है। तो मेमोरी बी सेल, नाउ व्हाट इज़ मेमोरी बी सेल और मेमोरी बी सेल का फंक्शन क्या होता है। मेमोरी बी सेल का फंक्शन आपको पता है कि मेमोरी रखना किसी भी एंटीजन का, ताकि बाद में जब वो अटैक करे तो हमारे पास उसकी मेमोरी ऑलरेडी और उसकी एंटीबॉडी बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेमोरी सेल जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, मेमोरी सेल 1 और मेमोरी सेल 2। मेमोरी सेल 1 एंड मेमोरी सेल 2। मेमोरी सेल 1 जो है इसमें स्मॉल, लॉन्ग लिव्ड और रेस्टिंग सेल्स पाए जाते हैं। ओके, स्मॉल, लॉन्ग लिव्ड, रेस्टिंग सेल्स, स्मॉल, लॉन्ग लिव्ड और रेस्टिंग सेल्स पाए जाते हैं। ओके, और दे प्रोड्यूस IgG, दे प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन G। व्हाट दे प्रोड्यूस? इम्यूनोग्लोबुलिन G। अब ये जो है जब इनका एक्सपोजर होता है एंटीजन से जब इसका एक्सपोजर होता है ना, तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं किसमें? प्लाज्मा सेल्स में। और जो प्लाज्मा सेल्स जो है फर्दर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ऑन एक्सपोजर टू एंटीजन, ऑन एक्सपोजर टू एंटीजन, दे कन्वर्ट्स इनटू प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल के बारे में आपको पता है कि प्लाज्मा सेल क्या करेगा? लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा जो कि उस एंटीजन से लड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज मेमोरी सेल 2। ओके, बी मेमोरी सेल 2। अब ये जो है इसमें जो एंटीजेंस होंगे, जो सॉरी बी सेल्स हैं, वो किस तरह का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे? दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन M टाइप, प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन M। इम्यूनोग्लोबुलिन M टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद ये जो है एंटीजन से जब इनका इंटरेक्शन होगा तो ये क्या है? म्यूटेट करेंगे। एक्सपोजर टू एंटीजन लीड्स टू सोमैटिक म्यूटेशन and finally converts into plasma cell। अब ये आप देख लो कि जो प्लाज्मा सेल में दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं, एक जो है वो नॉर्मली प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो रहा है जैसे एंटीजन से उसका इंटरेक्शन हो रहा है, और दूसरा जो है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के लिए म्यूटेट हो रहा है। तो दे आर म्यूटेटिंग एंड देन दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्लाज्मा सेल, एंड देन जब प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा और एंटीबॉडी जो है एंटीजन पे इंटरेक्ट करेगा, एंटीजन पे बाइंड करेगा, और उसके बाद जो किलर सेल्स हैं या फिर किसी भी टाइप का इम्यून सेल्स है वो आके उस एंटीजन पे अटैक करके उस एंटीजन को खत्म करेगा और हमारे शरीर को किसी भी बीमारी होने से बचाएगा। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके मेमोरी सेल्स का, और ये पूरा होल जो वीडियो था ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये एक तरह से डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था आपका बी लिम्फोसाइट्स का। ये जो है आपके ग्रेजुएशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, और आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये जो हमने पूरा कवर किया है आज के वीडियो में, इससे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। सो आपके ग्रेजुएशन के लिए ये सफिशिएंट है कि बी लिम्फोसाइट से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया, हर टाइप का पर्टिकुलर फंक्शन डिस्कस कर लिया। तो जो भी फंक्शन है हर टाइप का वो सारे के सारे बी लिम्फोसाइट्स के भी फंक्शन हो जाएंगे। हमने देख लिया कि बी लिम्फोसाइट किस तरह से एक्टिवेट हो रहा है, उसको एक्टिवेट होने के लिए पहले प्लाज्मा ब्लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब कि जो स्टेम सेल है वो जो है आपका वो पहले लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है, वो जो है प्लाज्मा ब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से लिम्फोसाइट जो एक मेमोरी सेल भी बना लेता है, और प्लाज्मा सेल जो है वो प्रोडक्शन करता है
एंटीबॉडी का। ठीक है, ये चीज़ तो आपको रेशियो और ये तो आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे, ये सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे, सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। तो ये जो था एक बेसिक ओवरव्यू था आपके बी सेल्स के बारे में, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। इसके पहले हमने माइक्रोफेजेस पढ़ लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या टाइप्स होते हैं, क्या उनके बेसिक फंक्शन होते हैं, क्या उनका एक्टिवेशन पॉइंट होता है, कैसे वो एक्टिवेट होते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं। ओके, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।